विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के करस्पॉन्डिंग चार स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें पूछ रहे हैं कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। सारे करेक्ट हैं या इनमें से कोई कुछ करेक्ट हैं। ठीक, इफ़ ए बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट इम्प्लाइज द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं इफ़ ए बॉडी इज हैविंग निगेटिव चार्ज, अगर बॉडी के पास निगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉडी के पास। मिनिमम पॉसिबल चार्ज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमें कम से कम पॉजिटिव चार्ज देना हो तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर दो, और ज़्यादा और कम से कम निगेटिव चार्ज देना हो तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस कर दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसी का जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी पर होगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कम से कम छोटा से छोटा चार्ज अगर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो सकती है या एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है तो चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और अगर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो चारों ही ऑप्शन चार्ज की करस्पॉन्डिंग जो है वो करेक्ट हैं, तो इसका आंसर बनेगा, फर्स्ट का आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। सेकेंड वाले में कह रहे हैं वन मेटलिक स्फीयर ए इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो मेटलिक स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स हैं। ठीक है, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक को हमने उतना ही नेगेटिव चार्ज दिया है। तो जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए होंगे, और जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए होंगे। तो अब दोनों की जो मासेज हैं वो सेम नहीं बनेंगे। जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट करा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ चार्ज भी आया होगा और मास भी तो आया होगा। तो मास आ गया होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ थोड़ा सा बाहर, तो उस बॉडी का चार्ज, उस बॉडी का मास जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझिए आप। जैसे ये मान लिया स्फीयर है और इस पर हमें पॉजिटिव चार्ज देना है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमने एक्सट्रैक्ट करे होंगे, तब इस पर कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हमने इससे निकाल लिए होंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ थोड़ा सा मास भी आ गया होगा, तो इसका जो मास है वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। और जिस बॉडी को हमें निगेटिव चार्ज देना है, मान लीजिए जिस स्फीयर को हमें निगेटिव चार्ज देना है उसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए होंगे जिसकी वजह से उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ थोड़ा सा मास भी आ गया होगा उस बॉडी पे, तो उसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। तो ए पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो ए का मास स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा और बी का मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ए का डिक्रीज, बी का इंक्रीज, तो ए के डिक्रीज में तो कोई ऑप्शन नहीं है, बी के इंक्रीज में ऑप्शन बनेगा डी पार्ट। इसमें कह रहे हैं 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम रिमूव कर रहे हैं न्यूट्रल मेटल स्फीयर से, तो चार्ज कितना आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना चार्ज आएगा, तो Q इक्वल टू प्लस एन ई, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, तो 10⁻14। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन हटाने से कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखते हैं जरा कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, कितना आएगा ये, -5 कूलाम। अगर माइक्रो कूलाम में करेंगे तो +16 माइक्रो कूलाम आपको आंसर मिल जाएगा। माइक्रो कूलाम कैसा बनेगा, तो 1.6 है, इसमें ऐसा करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 10 से ही डिवाइड कर लेते हैं, बाकी 10⁻⁻5 चल ही रहा है आपका। अब ये -5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6, -6 को हम लिखते हैं माइक्रो कूलाम, तो ये आपका जाएगा 16 माइक्रो कूलाम। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एक कंडक्टर है, उस पर कुछ अमाउंट दिया है पॉजिटिव चार्ज का, तो कंडक्टर पे पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, एक्सेस नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो एक्सेस वाला तो आंसर वैसे ही नहीं बनेगा। अब कितनी डेफिशिएंसी होगी, तो क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, Q इक्वल टू एन ई। चार्ज कितना है, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू एन निकालना है, और ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n जो आपका आएगा वो 14.4 डिवाइडेड बाई 1.6, दैट इज़ 144/16, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डेफिशिएंसी होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। सो योर आंसर इज डी पार्ट।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल का कंपोजिशन समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल का कंपोजिशन क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। So it is 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb. So here the answer C part. A body has a -80 microcoulomb of charge. Number of additional electrons in it will be. कितने additional electrons होंगे उसमें, ठीक है। तो आपको चार्ज दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, तो हम क्रिएट करते हैं Q इक्वल टू एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से करेंगे। चार्ज कितना है, नेगेटिव है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितना नेगेटिव चार्ज है, -80 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू n निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा तो Q इक्वल टू -ne वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। प्लस माइनस ne कोई भी लगा सकते हो आप। पॉजिटिव चार्ज होता है तो Q इक्वल टू प्लस ne लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो Q इक्वल टू -ne लगाएंगे। तो -ne का चार्ज e मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये देखते हैं, माइनस से माइनस कट गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो 80/10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, इसको मैं 1.6 कर रहा हूँ और 10⁻⁻19 ऊपर आके +19 बन जाएगा। तो इनको अगर मैं सेटल करूँ तो ये 13 हो गया, ठीक, और ये 80/1.6। तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे और 16 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो 50 हो जाएगा ये। और एक जीरो अगर मैं इसको दे दूं तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻14। इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस बॉडी पे। सो योर आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क से रब करें तो क्या होगा। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले कन्वेंशन इस्टेब्लिश किया था कि किस चार्ज को हम पॉजिटिव मानेंगे और किस चार्ज को नेगेटिव मानेंगे। तो यही 2 कन्वेंशन थे कि ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा पॉजिटिव, सिल्क पे जो आएगा वो नेगेटिव। और ग्लास रॉड को या रबर की रॉड को या ग्लास की रॉड को अगर हम कैट फर से, वूल से, कैट फर से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा उसका नाम होगा पॉजिटिव चार्ज, और वूल पे जो चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, और वूल पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर एक ग्लास की रॉड है और उसको आपने किससे रब किया है, सिल्क से रब किया है, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और सिल्क जो क्लॉथ होगा, सिल्क का जो क्लॉथ होगा उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। इसी तरह से अगर ग्लास रॉड को आपने कैट फर से, वूल से, उससे रब किया कैट फर से, ठीक है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या माना जाएगा, नेगेटिव। और कैट फर पे जो चार्ज आएगा, कैट फर पे जो चार्ज आएगा वो कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशन है, सिंपल प्लेन। इसका मतलब ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्लास रॉड से छूट के सिल्क पे चले जाते हैं। तो सिल्क कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ग्लास रॉड कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। सो आंसर क्या बनेगा, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। प्रोटॉन्स का यहाँ रोल होता ही नहीं, तो प्रोटॉन्स वाले तो आंसर बनेंगे ही नहीं, ये तो प्रोटॉन्स वाले तो आंसर ये बनेंगे ही नहीं, ठीक है। इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, gives electrons to silk. So your answer is B part. A comb runs through one's dry hair attract small bits of paper. This is due to, तो जब हम ड्राई एयर में कॉम्बिंग करते हैं तो तो ये जो कॉम्ब होता है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है कॉम्ब और एयर के बीच में, तो एक कोई पॉजिटिवली चार्ज हो जाता होगा, एक कोई नेगेटिवली चार्ज हो जाता होगा। मुझे लगता है ये कुछ वैसा ही होता होगा जैसे कि ग्लास रॉड को हम कैट फर से रब कर रहे हैं। कैट फर और ह्यूमन एयर में ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा। तो ग्लास रॉड को जब हमने कैट फर से रगड़ा था तो ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। तो इसी तरह से अगर हम कॉम्ब को ह्यूमन एयर से रगड़ेंगे तो शायद कॉम्ब जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता होगा, बट कुल मिला के वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। और कॉम्ब गुड कंडक्टर है, पेपर इज गुड कंडक्टर है, कंडक्टर से इससे कोई लेना देना नहीं। कॉम्ब पजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऐसा भी कुछ नहीं है। द एटम्स ऑफ द पेपर गेट पोलराइज बाई द चार्ज कॉम्ब। तो आंसर बनेगा सी पार्ट। कैसे हो रहा होगा वो समझिए। जैसे मान लीजिए कॉम्ब है, मान लीजिए इस तरह का एक कॉम्ब है, ये कॉम्ब है, और इसको आपने रब कर दिया और पेपर, ये मान लिया एक पेपर का टुकड़ा है, ये पेपर का एक टुकड़ा है। तो क्या होगा, जैसे मान लिया इसको आपने रब किया और कॉम्ब पे मान लिया नेगेटिवली चार्ज आ गया,
तो क्या होगा, पेपर के जो एटम्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। यहाँ पे कैसा चार्ज पोलराइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कैसा चार्ज पोलराइज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव तो इस निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये निगेटिव उस निगेटिव से रिपल्शन लेगा। लेकिन पॉजिटिव सिंस पास है तो ये अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्शन का फोर्स कम पड़ जाएगा, तो ओवरऑल ये कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वजह होती है कि अगर हम कॉम को ड्राई एयर से खूब काफ़ी देर रगड़ें, या स्केल प्लास्टिक की अगर आपके पास स्केल है उसके भी साथ कर सकते हो। अगर प्लास्टिक की स्केल है तो अगर आप अपने सर में इसको रगड़ो तो वो चार्ज हो जाती है और फिर वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को वो उठाना शुरू कर देती है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, द एटम्स ऑफ द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम एंड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। Next, when a body is earth connected, electrons from the earth flows into the body. This means the body is, ठीक है, अब जरा समझिए, बॉडीज अनचार्ज, चार्ज नेगेटिवली, चार्ज पॉजिटिवली, ये सब पूछ रहे हैं। तो कोई बॉडी है और आपने जैसे उसको अर्थ किया, जैसे उसकी अर्थिंग करी, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स तो तभी आएंगे ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो तब अट्रैक्ट होंगे ना जब बॉडी कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, द बॉडी विल बी चार्ज, दैट मीन्स द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। When a body is earth connected, electrons from the earth flown into the body. This means the body is charged positively. पहले से वो पॉजिटिव चार्ज होगी और फिर अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसको न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले से वो कैसे चार्ज रही होगी, पॉजिटिव चार्ज रही होगी, तभी उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th में कह रहे हैं न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, समझिए जरा क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है न्यूट्रल, और उसके बाहर आपने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कंडक्टिंग है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने पास जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस, और जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले से वो न्यूट्रल था और इसका कहीं किसी से कोई कनेक्शन है नहीं, तो अभी भी वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो नेट चार्ज तो स्फीयर पे क्या रहेगा, जीरो, बट वो चार्ज का इंडक्शन हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने पास की तरफ क्या इंड्यूस कर लेगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग के इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पूरी सरफेस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, बट नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो देखते हैं क्या कहते हैं, द नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, गलत है, नेट चार्ज नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव एंड अपीयर्स, ये भी गलत है। नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर द, ये भी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट, नेट चार्ज तो आपका जीरो ही रहेगा। इस साइड में उसके पास जो है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और उससे दूर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, बट नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। There are two charges +1 microcoulomb and +5 microcoulomb. The ratio of the forces acting on them will be, ठीक है। अब जरा समझिए क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि दो चार्जेज हैं, ठीक है। मान लिया एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, थोड़ा ब्लर्ड है, थोड़ा ढंग से बनाते हैं इसको। मान लिया एक चार्ज ये है, ये मान लिया है Q1 और एक चार्ज ये है Q2, और इन पे जो फोर्सेज लग रहे होंगे, यानी Q1 ने Q2 पे लगाया होगा, Q2 ने Q1 पे लगाया होगा, दोनों ही मान लिया पॉजिटिव हैं, तो रिपल्शन के फोर्स होंगे। Q1 ने Q2 को रिपेल किया होगा, Q2 ने Q1 को रिपेल किया होगा, लेकिन ये जो फोर्स आएगा वो तो इक्वलेंट अपोजिट ही होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। अगर Q1 ने Q2 पे F फोर्स लगाया तो Q2 ने भी Q1 पे F ही लगाया होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही होंगे, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि 5 माइक्रोकूलम बड़ा चार्ज है तो उसने दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगा दिया होगा, या 1 माइक्रोकूलम छोटा चार्ज है तो उसने दूसरे पे छोटा फोर्स लगाया, ऐसा नहीं होगा। ये चार्जेस बड़े छोटे जरूर हैं, बट इनके बीच में जो फोर्सेज लग रहे होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो फोर्सेज का जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा 1:1, और उस फोर्सेज में दोनों ही चार्ज शामिल होंगे, Q1 भी होगा और Q2 भी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। जब डिस्टेंस 0.06 मीटर है तब फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाई 0.4 मीटर
देन द फोर्स बिटवीन दैम। टोटल जो डिस्टेंस है वो 0.06 मीटर है और दोनों चार्जेस को एक दूसरी तरफ मूव किया जा रहा है। कितना मूव कर दिया जा रहा है? 0.04 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये एक चार्ज की नहीं होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जब 0.04 मीटर ही है तो टोटल डिस्टेंस 0.06 मीटर है, तो 0.06 मीटर से ज़्यादा तो मूव नहीं कर सकते। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ वो समझो। जैसे मान लिया एक चार्ज है ये Q1 और एक चार्ज है ये Q2 और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.06 मीटर है। तो अगर हम इन दोनों चार्जेस को पास भी लेके आएंगे, इसको मैं इधर पास मूव कर रहा हूँ, इसको इसके पास मूव कर रहा हूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों चार्ज मिल के टोटल कितना मूव कर सकते हैं? 0.06, क्योंकि उतना ही गैप, उससे ज़्यादा तो गैप ही नहीं है, तो उससे ज़्यादा कैसे मूव कर पाएंगे? जबकि क्वेश्चन में पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इफ़ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाई 0.04 मीटर, मतलब हर एक चार्ज 0.04 मीटर मूव किया है। तो अगर हम इसको ही 0.04 मूव कराएं, इसको ही 0.04 मूव कराएं, फिर तो ये एक दूसरे की तरफ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 0.06 ही है और 0.04 तो 0.08 होता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दोनों मिल के जो मूव करें वो 0.04 मीटर मूव करें। इसका मतलब तो जो नई डिस्टेंस होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, वो होगी 0.02 मीटर, क्योंकि 0.06 पहले से थी, 0.04 आपने मूव करा दी तो कितनी हो जाएगी? 0.02। और यहाँ से ये पता लग रहा है कि डिस्टेंस जो है वो 1/3 हो चुकी है। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डिस्टेंस अगर 1/3 हो जाएगी तो डिस्टेंस का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, तो 1/9 करोगे तो 9 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब जो फोर्स है वो 9 टाइम्स होगा, यानी फाइनल जो फोर्स है एफ डैश, वो 9 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल फोर्स के, और इनिशियल फोर्स था 5 न्यूटन, तो फाइनल फोर्स जो होगा वो 45 न्यूटन होगा, 45 न्यूटन। सो योर आंसर इज डी पार्ट। मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि पहले इनिशियल डिस्टेंस थी 0.06, अब जो डिस्टेंस बची है वो 0.02 है, तो डिस्टेंस हो गई 1/3। डिस्टेंस अगर 1/3 हो जाएगी तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, और नीचे अगर 1/9 होगा तो 9 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब फाइनल जो फोर्स होगा वो इनिशियल का 9 टाइम्स होगा। पहले 5 न्यूटन था तो फाइनल फोर्स उसका 9 टाइम्स यानी 45 न्यूटन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद ही करनी है। क्या है मैं बताता हूँ। जैसे हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला। तो ये जो K है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसका पूरा एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0। ये जो टर्म है इसका नाम है एप्सिलॉन, ठीक, एप्सिलॉन, और जीरो लगाया इसके आगे साथ में सबस्क्रिप्ट में, तो एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसी का नाम क्या है? ये जो टर्म है इसी का नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की, तो ये आपका आ जाएगा 1/4π, और नीचे और कितना हो जाएगा? × 9 × 10⁹। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻12। अब यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट समझते हैं। तो K की वैल्यू अगर मैं यहीं डाल दूं, देखना ढंग से, K की वैल्यू अगर मैंने यहीं पे डाल दी 1/4πε0, तो एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ जाएगा, फोर्स नीचे आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, क्या नाम है इसका? परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, खाली परमिटिविटी कह सकते हो, ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी क्या होती है ये फिर हम आगे पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी, ये सब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या होता है। दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम के और 0.5 मीटर अपार्ट है, दोनों वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं और फोर्स पूछ रहे हैं। तो सारी वैल्यू डालेंगे और फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। F = K कितना होगा? K होगा 9 × 10⁹। Q1 Q2 दोनों ही 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 × 10⁻6 × 2 × 10⁻6, Q1 Q2 हो जाएगा।
अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस 0.5 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब देखते हैं जरा क्या आने वाला है, आराम से समझिए आप। ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 हो जाएगा, और ये +9 है तो 10 की पावर -3 बचा। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये दोनों भी सेटल हो जाएंगे, तो 10 की पावर -1 बचेगा। तो कितना आया आपका, 9 तो है ही है, बाकी 2 × 2 4 भी हो जाएगा, और 10 की पावर -1 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा 25। ठीक है, अब जरा देखते हैं कितना आ जाएगा। 9 4 जा कितना होता है, 36 अपॉन 25 अपॉन 25। 10 की पावर -1 है तो 3.6 कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 10 की पावर -2 लिख देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसका फ़ायदा ये होगा कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14.4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आपका आ जाएगा 0.144 न्यूटन। तो ये लगेगा दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स। प्लेन और सिंपल, सीधे फॉर्मूला लगाया, आपको आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो चार्जेस हैं, दो स्फीयर्स पे दो चार्जेस हैं, 0.7 माइक्रोकूलम और 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में फोर्स जो है वो F है। अब दोनों को एडिशनल चार्ज -2 माइक्रोकूलम दे दिया कि नया फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो एक चार्ज है +7 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है आपका -5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो F होगा। तो F की वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, K, यूनिट्स मैं नहीं डाल रहा हूँ, इंटू 7 माइक्रोकूलम इंटू 5 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस जो भी है उसका स्क्वायर, और जो भी यूनिट्स आएगी, यूनिट के चक्कर में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आपने क्या किया, -2 माइक्रोकूलम दोनों को दे दिया, तो जब +7 को -2 दे दोगे तो यहाँ +5 माइक्रोकूलम बचेगा, और -5 को भी अगर -2 दे दोगे तो -7 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो अगर मैं नया फोर्स लिखूँ F' कितना होगा, मैग्नीट्यूड, अब भी अट्रैक्शन का ही फोर्स रहेगा, तो अब भी वही बनेगा कि एक चार्ज आपका 7 है माइक्रोकूलम, एक चार्ज 5 है अपॉन डिस्टेंस r का स्क्वायर। तो इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों को चार्ज के, दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम ही रहेंगे। तो पहले फोर्स अगर F था तो ये वाला F' जो है लिखा है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, वो भी आपका F के ही बराबर हो जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन सेम ही आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। पहले भी एक 5 था एक 7 था, अब भी एक 5 और एक 7 है। पहले भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव था तो अट्रैक्शन का फोर्स था, अब भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो अब भी अट्रैक्शन का ही फोर्स है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं इफेक्टिवली। दो चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और r डिस्टेंस पे रखे हैं और F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया दो चार्जेस हैं, एक का नाम Q है, दूसरे का भी नाम Q है, और इनके बीच की डिस्टेंस r है, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 इंटू Q2, दैट मीन्स KQ² अपॉन r²। अब कह रहे हैं इफ़ द चार्जेस आर हाफ, चार्ज को हमने आधा कर दिया और फोर्सेस डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया। ठीक है, मतलब नई सिनेरियो ये है, चार्ज हाफ कर दिया, मतलब ये हो गया Q/2 और ये वाला भी हो गया Q/2, चार्ज तो हाफ हो गए, और डिस्टेंस मैंने डबल कर दी, यानी डिस्टेंस मैंने कर दी 2r। तो नया फोर्स कितना होगा, लेट्स से F' इज इक्वल टू K Q1 Q2, इसका मतलब Q/2 इंटू Q/2 अपॉन r, मतलब 2r का स्क्वायर। तो ऐसा लग रहा है इसको देख के कि 1/16 इंटू KQ²/r² आ जाएगा। चेक कर सकते हैं आप एक बार, ये 1/2 तो 1/4 यहाँ से आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ से आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ गया। यानी जो नया फोर्स आ रहा है वो पुराने फोर्स का 1/16 पार्ट है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A metallic sphere having no net charge is placed near a finite metal plate carrying a positive charge. ठीक है, एक फाइनाइट मेटल प्लेट है, इस तरह की एक मेटल की प्लेट है, और उसके पास एक मेटलिक स्फीयर रखा हुआ है, मेटलिक स्फीयर है, और इस पे जो मेटल की प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या इंड्यूस कर लेगी, ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, और इसमें लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स और यहाँ लगेगा रिपल्शन का फोर्स, और लॉजिक सेम है, सिंस ये नेगेटिव पास है
तो अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा, और ये पॉजिटिव दूर है तो रिपल्शन का फोर्स कम होगा, तो नेट में जो फोर्स इसमें आएगा, तो नेट में जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्शन का फोर्स आ जाएगा। तो ये जो अनचार्ज स्फीयर है वो प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द प्लेट। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द स्फीयर विल बी टुवर्ड्स द प्लेट। दो चार्ज स्फीयर हैं सेपरेटेड बाई डिस्टेंस d, एक्सर्टिव फोर्स F ऑन ईच अदर, और लिक्विड में इमर्स कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो नया फोर्स कितना होगा। तो जरा समझिए इसको। अगर दो चार्जेस वैक्यूम में होते हैं, दो चार्जेस वैक्यूम में, मान लिया एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और ये दोनों चार्ज वैक्यूम में है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है वैक्यूम में। लेकिन अगर यहीं पे कुछ मीडियम भर दिया जाए, इनके बीच में कोई मीडियम भर दिया जाए, तो जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स में जो कांस्टेंट आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ये इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो K है वो क्या चीज़ है, वो इस मीडियम की प्रॉपर्टी है कि ये मीडियम क्या भरा हुआ है, इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिक्विड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है। तो पहले जो फोर्स था वो F था, यानी F का जो एक्सप्रेशन होगा वो सिंपली हो जाएगा 1/, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स F है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे लिक्विड में डिप किया और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जब आप K की वैल्यू 2 डालोगे तो इसका मतलब यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, तो जो नया फोर्स है वो तो F/2 हो जाएगा, क्यों पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, F/2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना 81 होता है। जैसे इसमें ढंग से समझो, अगर मान लिया वो लिक्विड वाटर होता, जैसे मान लिया दो चार्जेस हैं, ढंग से समझना, एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है प्लस Q2, ढंग से सुनते जाना, और मान लिया इनके बीच में फोर्स F लग रहा है वैक्यूम में, और अगर इस पूरे सिस्टम को हमने पानी के अंदर डिप कर दिया, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते, चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, डिस्टिल वाटर जो होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, 100% डिस्टिल वाटर। तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 81 है। इसका मतलब जैसे ही आपने इन दोनों चार्जेस को पानी के अंदर डिप किया, इन पे लगने वाला जो फोर्स है वो अपॉन 81 हो जाएगा, 81 टाइम्स कम हो जाएगा तुरंत, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81। दो चार्जेस हैं, एयर में रिपेल कर रहे हैं कितने फोर्स से, 10⁻⁵ न्यूटन से, और जैसे इनको ऑयल में इमर्ज किया, नया फोर्स कितना हो गया, 2.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे इसको, देखिए, पहला जो फोर्स है जिसको हम लिख रहे हैं 10⁻⁴, वो कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो दूसरा फोर्स है 2.5 × 10⁻⁵, और वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें, सीधे सीधे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो K ऊपर पहुंच जाएगा, तो K ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है 10⁻⁴ अपॉन 2.5 × 10⁻⁵। अभी -5 जब ऊपर पहुंचेगा तो +5 बन जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 10 बच जाएगा, और 2.5 से 10 को कैंसिल कराएंगे 4 टाइम्स, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया वो आपका आ गया 4। एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। वैक्यूम का हम मानते हैं 1, बाकी किसी भी मीडियम का जो होगा वो 1 से बड़ा होता है, तो ये आंसर आपका कभी नहीं बन सकता। Two point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other. Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K. समझिए क्या, दो पॉइंट चार्जेस हैं एयर में, वो r डिस्टेंस पे और F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो एक चार्ज मान लिया है Q1, एक चार्ज मान लिया है Q2, डिस्टेंस r है और फोर्स कितना F। तो F का एक्सप्रेशन क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा तो फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो वही फोर्स हो, सेम फोर्स चाहते हो, तो आपने डिस्टेंस चेंज कर दी। तो दूसरा डायग्राम ये है कि ये चार्ज है Q1 और डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दी होगी,
ये चार्ज है Q2, अब इनके बीच की डिस्टेंस होगी R डैश और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K, मीडियम भरा हुआ है यहाँ पे, मीडियम है। लेकिन अब भी दोनों में फोर्स सेम है, तो अब भी फोर्स F के बराबर ही है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट K, और ये Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। ये दोनों फोर्स बराबर है। तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो 1 आना चाहिए, या फिर हम F की वैल्यू यहाँ से यहाँ उठा के डाल देते हैं। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/R का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/K इंटू R डैश का स्क्वायर। तो अगर हम इन्वर्स कर लें, ऊपर ले आए इनको, तो R स्क्वायर हो जाएगा K टाइम्स R डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से जो R डैश आपको मिलेगा वो मिलेगा R टाइम्स अंडर रूट K। सो योर आंसर इज, एक मिनट, R अपॉन अंडर रूट K, R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन, नीचे आ जाएगा ना ये, तो R अपॉन अंडर रूट K आएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इसमें कह रहे हैं एफ जी एंड एफ ई रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पेक्टिवली बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और इनका रेशियो पूछा है। तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिस्टेंस आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी डिस्टेंस आएगा, और जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं सॉल्व करके क्या आने वाला। ठीक, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, हमें तो ऑर्डर चाहिए, इंटू m1 m2, तो मास जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है मास, तो वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31, एक इलेक्ट्रॉन का मास, और उसी में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 इंटू 10⁻31, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना होगा तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, और दूसरा वाला भी चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, प्लस माइनस कभी नहीं डालते हम, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वही मैंने आपको समझाया कि मैंने डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है कि 10 मीटर है कि 100 मीटर है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है बस पावर्स में कितना आने वाला है। तो इस 9 से मैंने अप्रॉक्सीमेटली ये 9 कैंसिल आउट कर दिया, 1.6 से इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो 9 4 जा तो हो गया ये 36, और ये 1.6, तो 36 अपॉन 1.6, तो ये फैक्टर बन गया। अब 10 की पावर देखते हैं क्या होने वाली है। ठीक है, तो 10 की पावर -31 ये है, -31 ये है, -11 ये है, तो 10 की पावर आ जाएंगी -31, 31 हो गया 62, 62 और 11 73 हो गया। अब प्लस में कितनी पहुंचने वाली हैं वो समझते हैं। तो ये है आपकी -19, ये है +9, तो कैंसिल करेंगे तो -10 बचेगा, -10 और -19 -29, ऊपर जाके +29 हो जाएगा। तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी तब भी 10 टाइम्स कुछ बन जाएगा। ठीक है, यानी एक 10 की पावर यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, 10 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी कुछ पावर रहेगी, बट एक 10 तो रहेगा ही रहेगा आपके पास। और इंटू 10 की पावर कितने आने वाली हैं, तो ये है 29। अगर मैं इसको 30 मानूँ तो ये आना चाहिए 43, यानी -44, और एक 10 यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आपकी पावर्स में जो आएंगी 10 की पावर -43 का ऑर्डर रहेगा। एक्चुअल वैल्यू से हमें मतलब नहीं, हमें पावर से मतलब है। तो आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, डी पार्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10 की पावर -43 टाइम्स कम है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देखा जाए ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो डोमिनेंट फोर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही कम आ रहा है, 10 की पावर -43 टाइम्स कम है। यानी जो फोर्स है उसको 10 लिखते जाना 43 टाइम्स, और उससे डिवाइड कर देना, तब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। बहुत ही कम है। इसमें कह रहे हैं 2 प्रोटॉन्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो गया, 10 की पावर -12 मीटर हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा ये पूछ रहे हैं। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम, न्यूक्लियर होगा, कूलम्बिक होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोटॉन्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स होगा ही, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं होते हैं, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत दूर डिस्टेंस तक लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बहुत दूर डिस्टेंस तक लगता है।
लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक एप्रीशिएबल नहीं हो पाता, वो न्यूक्लियस के साइज़ के ऑर्डर में लगता है, और न्यूक्लियस का साइज़ जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। ये है न्यूक्लियस का साइज़। यानी अगर दो प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस इस ऑर्डर में कहीं है तो न्यूक्लियर फोर्स ही डोमिनेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा बट वो डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो फोर्स कौन कौन से लगेंगे? फोर्स तो न्यूक्लियर भी लगेगा, कूलाम्बिक भी लगेगा और ग्रेविटेशनल भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर नहीं लगेगा, न्यूक्लियर लेकिन डोमिनेटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर डोमिनेटिंग तब होता है जब वो न्यूक्लियर रेंज के अंदर उनकी डिस्टेंस होती है, और वो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी पार्ट। अगर यहाँ पे फोर्स पूछा होता है डोमिनेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम, तो फिर कूलाम्बिक और ग्रेविटेशनल में भी कूलाम्बिक ही होता, तो सिर्फ मैं कूलाम्बिक फोर्स कह देता। सबसे इन सब में डोमिनेटिंग फोर्स होगा कूलाम्बिक, ठीक है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस इसके रेंज में हो जाती तो सबसे डोमिनेटिंग फोर्स होता न्यूक्लियर। दो पार्टिकल्स हैं, एम मास है, क्यू चार्ज, आज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। तो जरा समझिए क्या है, दो पार्टिकल हैं, मास एम है, चार्ज क्यू है, और दूसरा पार्टिकल भी यही है, मास एम है, चार्ज क्यू है। तो अट्रैक्शन तो लगेगा ग्रेविटेशन का और रिपल्शन लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और नेट फोर्स 0 है, तो ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, यानी जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वैल्यू हम डाल देते हैं, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें अच्छी बात यह है कि डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब Q/m निकालना है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ Q²/m² किसके बराबर आने वाला है, तो इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट g। तो Q/m चाहिए होगा, तो इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A charge Q1 exerts some force on second charge Q2. If a third charge Q3 is brought near Q2, then the force exerted by Q1 and Q2. इसको जरा ढंग से समझना। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और Q1 और Q2 में किसी भी तरह का फोर्स है, मान ली लेट से अट्रैक्शन का फोर्स है। अब एक और चार्ज ले आए Q3, तो उससे क्या होगा? तो उससे Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Q2 पे एक एडिशनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो कि Q3 का होगा। इसी तरह से Q1 पे भी एक एडिशनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो कि Q3 का होगा। तो Q2 पे जो नेट फोर्स होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा, Q1 पे नेट फोर्स मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि अब जो Q2 पे नेट फोर्स होगा वो सिर्फ Q1 का नहीं होगा, वो Q1 के साथ Q3 का भी होगा। लेकिन Q1 और Q2 के बीच में जो पहले फोर्स लग रहा होगा उसमें कोई चेंज आएगा? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेट फोर्स इसलिए मॉडिफाई हो गया क्योंकि उसमें एक एडिशनल फोर्स आ गया, एक एडिशनल फोर्स आ गया, इसलिए नेट फोर्स मॉडिफाई हो गया। लेकिन Q1 और Q2 इस पेयर के बीच में, किस पेयर का जो इंटरेक्शन होगा, इस पेयर पे जो लगने वाला आपस का फोर्स होगा, उसमें किसी तीसरे के प्रेजेंट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 विल रिमेन द सेम। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज हैं 3, एक है +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर रखें जिसकी साइड दी है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, और सी पे पूछ रहे हैं नेट फोर्स कितना होगा। सी मतलब ये 2 माइक्रोकूलम वाला, तो ड्रॉ कर लेते हैं जरा इसको। ये मान लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, और ये 3 चार्जेस हैं, एक जो है वो है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा जो है वो है -1 माइक्रोकूलम, और यहाँ जो है वो है 2 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस जो है वो 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर, और इसी पे पूछ रहे हैं 2 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगेगा। तो माइनस वाला इसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो प्लस वाला है ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। कितने फोर्स है? तो मैं ये कहता हूँ ये -1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम अगर मान लिया F फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो F की वैल्यू कितनी होगी? तो F की वैल्यू हो जाएगी, आराम समझिए आप, 9 × 10⁻⁹, ये K हो गया। Q1 कितना है? 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6। Q2 कितना है? 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब जब ये 0.01 ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा, और ये 10⁹9 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। तो ये 10⁻11 है, ये 10⁻−12 है, तो 10⁻−1 बचेगा इसके साथ सेटल हो गए, तो ये 1.8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। 1.8 न्यूटन कौन सा फोर्स है? जो इस माइनस वाले ने इस प्लस वाले को अट्रैक्ट किया।
अब ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स से रिपेल करेगा जितना कि इसने अट्रैक्ट किया। ये भी एफ ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ है। जो चार्जेस के पेयर यहाँ पे हैं, एक 1 है एक 2 है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, एक 1 है एक 2 है। बस फर्क इतना पड़ा है कि ये माइनस है ये प्लस है, तो उससे यहाँ पे भी फर्क पड़ गया। यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स है, यहाँ रिपल्शन का फोर्स हो गया। तो ये दोनों फोर्स एफ और एफ जो हैं वो 1.8 न्यूटन है। अब इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये कितना बनेगा आपका 120 डिग्री। तो दो एफ और एफ फोर्स लग रहे हैं जिनके बीच में एंगल 120 है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप अलग से देखिए उनका रिजल्टेंट क्या होगा। नेट फोर्स बनेगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर, प्लस दूसरा वेक्टर भी एफ है, एफ का स्क्वायर, प्लस 2 पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस उनके बीच का एंगल, दैट इज 120। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस 120 की वैल्यू होती है -12, तो ये जो बनेगा ये आ जाएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और ये हो गया cos 120 -12। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -f स्क्वायर हो गया, -f स्क्वायर से प्लस f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका बचेगा f। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच से जाएगा और उसकी वैल्यू भी f के बराबर होगी, और f की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 1.8 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ और आप याद रख सकते हो कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के ही बराबर हो जाता है, f के ही बराबर उनका रिजल्टेंट आता है। ये आप याद कर सकते हो, ये काफ़ी जगह यूज़ भी होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बी पार्ट। क्लियर? द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब की एक ही बात होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो द यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो ये न्यूटन पर कूलाम हो गए। ठीक, अब बाकी यूनिट भी समझते हैं। तो न्यूटन पर कूलाम तो इसका आंसर है ही। ठीक है, बाकी और यूनिट भी देख लेते हैं कि और कोई वोल्ट और वोल्ट मीटर के टर्म्स में, और एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर कूलाम के टर्म्स में कुछ हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं जरा। देखिए, वोल्ट और मीटर के टर्म्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनती है। कैसे? देखिए, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R², और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। तो अगर इन दोनों फॉर्मूले में हम गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या V/R के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? अगर मैं V के फॉर्मूले में एक R से और डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल और पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये रिलेशन बन सकता है। तो इससे यूनिट क्रिएट हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बन सकती है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट आ गई वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलाम तो अपनी जगह यूनिट है ही, दूसरी यूनिट बन गई वोल्ट पर मीटर। बट इसमें दिया वोल्ट इंटू मीटर, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक, तो इसमें आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या डिफ्लेक्ट होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से सिर्फ चार्ज डिफ्लेक्ट हो सकता है। एक्स रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चार्ज नहीं होता उन पे। गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन पे भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते ही, उन पे भी चार्ज नहीं होता। सिर्फ अल्फा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल पे प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम चार्ज होगा, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास दिया, उसको स्टेशनरी होल्ड करके रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वर्टिकली डाउनवर्ड लगा के। ठीक है, तो चार्ज पूछ रहे हैं कितना होगा। तो आप पहले समझ लो क्या सिचुएशन है। किसी रीजन में एक वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हमने सस्पेंड करके रखा है। अब सस्पेंड कैसे हो सकता है? नीचे तो इसका वेट mg लग रहा होगा, तो सस्पेंड तब हो सकता है जब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा -q, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ा है क्लास में
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। तो अगर चार्ज माइनस क्यू है तो उस पर फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा, बट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और अपोजिट लगाना जरूरी है, तभी ये एम को बैलेंस करेगा। तो पहली बात तो ये पता लगी, चार्ज जो भी होगा नेगेटिव होगा, या तो आंसर ए बनेगा या आंसर बी बनेगा, न सी बनेगा न डी बनेगा। अब कितना चार्ज होगा, तो चार्ज हमें इतना चाहिए ताकि ये जो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है ये डाउनवर्ड एम को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। तो देखते हैं कितना चार्ज आएगा। तो ये चार्ज जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी बाई ई। सारी वैल्यू डालते हैं, अभी आंसर मिल जाएगा आपको। मास कितना है, तो 5 × 10⁻⁵ kg का मास है। जी की वैल्यू 10 ही डाल देते हैं। अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो 10⁻7 का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये -7 हो जाएगा। कुछ यहाँ गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। तो ये पहुंचेगा ऊपर तो -7 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये आपका आ जाएगा 5 × 10⁻, ये -5 और ये 10, तो ये हो गया -4 और इंटू 10⁻⁻7। तो ये आपका बनेगा 5 × 10⁻, ये बन गया -11 कूलाम। अगर इसको माइक्रो कूलाम में लिखेंगे तो 10 जो है वो -6 में अलग कर देता हूँ ताकि ये माइक्रो कूलाम बन जाए। तो बचेगा कितना, 10⁻⁻5। तो ये जो चार्ज आया 5 × 10⁻⁻5 माइक्रो कूलाम आया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, वो चार्ज होगा नेगेटिव। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, आपको चार्ज पता है, आपको डिस्टेंस पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला है KQ/R²। तो बस सारी वैल्यू डालनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में मत डाल देना, मीटर्स में डालनी है। 0.8 मीटर, तो 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू आप डालोगे। माइक्रोकूलम को 10⁻⁻6 लिख लेना। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। तो सारी वैल्यू डालोगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम इट इज 500 न्यूटन पर कूलाम। एक चार्ज की वजह से 3 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है और चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। चलो इसको कर लेते हैं। E = KQ/R², और आपको निकालना है चार्ज का मैग्नीट्यूड Q। तो Q जो आ जाएगा वो आ जाएगा ER²/K, ठीक। सारी वैल्यू डाल दें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 500, डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9, और K कितना होता है, K होता है 9 × 10⁻9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻9 बन जाएगा ये। और माइक्रोकूलम में लिखेंगे तो 0.5 माइक्रोकूलम आ जाएगा ये। 10⁻⁻9 में ऐसा करो, 10⁻⁻6 अलग कर लो तो 10⁻⁻3 बचेगा। तो -6 जो है ये बन गया माइक्रोकूलम, और -3 से जब 500 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 0.5 माइक्रोकूलम। सो योर आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं दो चार्जेस हैं, 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम, दोनों ही पॉजिटिव हैं, 20 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, और मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन होगी कुछ। ये है 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे होगा आपका प्लस 10 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस इनके बीच की 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ एक तरफ 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, और दूसरी तरफ भी कितना होगा, 0.1 मीटर। ये दोनों तरफ की डिस्टेंस है, और मिड पॉइंट पे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना होगा। तो जरा समझने हैं, सिंपल। ये जो प्लस 10 माइक्रोकूलम है इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ +5 और +5। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि एक +5 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस +5 के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला प्लस कहेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे दूर की तरफ यानी इस तरफ होना चाहिए, और ये वाला जो प्लस है ये कहेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे दूर की तरफ यानी इस तरफ होना चाहिए। और हम एक सिंपल सा अरेंजमेंट सोचते हैं। मैंने कहा ये +5 है और ये +10 है, तो 10 को 5 और 5 सोच लो, एक 5 से एक 5 का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक 5 का बनेगा। यानी ये जो डायग्राम है ये इफेक्टिवली ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज रखा हो +5 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस हो 0.1 मीटर, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। ये दोनों सिस्टम आइडेंटिकल हो गए। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल KQ/R² का फॉर्मूला लगा देते हैं। K कितना है, 9 × 10⁻9, Q कितना 5 माइक्रोकूलम यानी 5 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस यानी 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। 0.01 का 10⁻2 लिख सकते हो आप इसको।
तो ये कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻²² हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, और 11 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 45 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इसी को आप लिख सकते हो 4.5 × 10⁶, 4.5 × 10⁶ लिख सकते हो आप न्यूटन पर कूलाम। और डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स +5, ठीक है, टुवर्ड्स +5। सो योर आंसर इज ए पार्ट। दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक +8Q है और -2Q है, और x = 0 और x = L पे रखे हुए हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं कहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो ये किसी ने डाउट सेक्शन में भी पूछा था, और इसका मैंने सॉल्यूशन बना के फ़ोटो खींच के भेजा था, एक बार फिर समझ लेते हैं। तो एक चार्ज है आपका ये +8 कूलाम, +8Q है, सॉरी कूलाम नहीं, +8Q है, और दूसरा जो चार्ज है वो -2Q है, और इसकी वजह से इस लाइन जॉइनिंग पे हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा। तो पहली बात तो यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, कहीं यहाँ 0 होगा, ठीक है। वो आपको खुद से सोच लेना है क्यों ऐसा कहा मैंने। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस की वजह से होगा टुवर्ड्स द चार्ज, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएं तो नेट फील्ड 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपको दी हुई है L, क्योंकि ये ओरिजिन है, x = 0 है और ये x = L है, और जब मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा था तो मैंने ये डिस्टेंस मान ली l। अब बस मुझे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करने हैं। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो हो जाएगा K8Q अपॉन प्लस से जो डिस्टेंस आ गई वो L + L का होल स्क्वायर आ गई, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो K2Q अपॉन उससे डिस्टेंस l का स्क्वायर, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड हमें बराबर कर दिया, मैग्नीट्यूड जो है दो मैंने दोनों का बराबर कर दिया। नेगेटिव कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ होना चाहिए, और ये वाला जो पॉजिटिव है ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे दूर होना चाहिए। और अगर ये इक्वल और हो जाए मैग्नीट्यूड में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो मैंने इक्वल कर दिया इनको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू भी L के बराबर हो जाएगी, यानी उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 2L हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। पूरा डिटेल्ड इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है कि सॉल्व कैसे किया है तो मैंने वो पिक्चर फोटो खींच के भेजा था, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ें कैंसिल आउट करी थी, फिर मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिया था, फिर वहाँ से सॉल्व हो गया था। किसी ने ये भी पूछा था कि एक क्यूब है जिसमें क्यू चार्ज रखा हुआ है उसके वर्टाइसेस पे, तो सेंटर पे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो जरा आप समझिए, अगर हम थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करें, मैंने कहा चलो स्क्वायर है, पहले स्क्वायर में समझते हैं। तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर में चारों कॉर्नर्स पे अगर 4 चार्ज रखे हुए हैं तो सेंटर पे फील्ड कितना होगा, तो वो 0 होगा। क्यों 0 होगा अभी समझ में आएगा। ये क्यू है, ये भी क्यू है, और ये भी क्यू है, और ये भी क्यू है, और आपसे सेंटर पूछ रहे हैं फील्ड कितना होगा। तो इस क्यू की वजह से फील्ड होगा इस तरफ, और इस वाले क्यू की वजह से फील्ड होगा इस तरफ, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से इस क्यू की वजह से जो फील्ड होगा वो कहेगा अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये वाला क्यू कहेगा मुझसे भी दूर की तरफ होगा, यानी इधर, और ये भी इक्वल एंड अपोजिट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो बन जाएगा आपका क्यूब में, बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो किसमें बनेगा, क्यूब में। क्यूब में बॉडी डायगोनल पे जो लाई करने वाले चार्जेस हैं उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 3D विजुलाइजेशन का खेल है, और हमें सेंटर में बताना है फील्ड यहाँ कितना होगा, यहाँ सेंटर में। तो जो ढंग से समझिए, जो इस चार्ज का जो फील्ड होगा वो इस चार्ज के फील्ड से कैंसिल आउट होगा, ठीक, ये समझ में आया आपको। और जो इस चार्ज का फील्ड होगा वो इस चार्ज के फील्ड से कैंसिल आउट होगा, ठीक, और जो इस चार्ज का फील्ड होगा वो इस चार्ज के फील्ड से कैंसिल आउट होगा, ठीक, और जो इस चार्ज का फील्ड होगा वो इस चार्ज के फील्ड से कैंसिल आउट होगा। तो ये मैंने बॉडी डायगोनली अपोजिट चार्जेस क्रिएट करे हैं, और इन सब के फील्ड आपस में कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फील्ड कितना बनेगा आपका 0। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कह रहे हैं, तो ये मैंने क्लास में समझाया कि जहाँ पे लाइंस पास पास होती हैं, जहाँ लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो EA और EC जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और EV में लाइंस दूर दूर हैं तो EB जो है वो वीक होगा। तो EA और EC बराबर होंगे और B से बड़े होंगे, EA और EC बराबर होंगे और B से बड़े होंगे, क्योंकि लाइंस दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, लाइंस पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एक अनचार्ज स्फीयर रखा हमने दो चार्ज प्लेट्स के बीच में, और लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कैसी होंगी। तो आप जरा समझिए, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्ज करेंगी। एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स खत्म होंगी, और बीच में एक आपने मेटल का अनचार्ज मेटल का स्फीयर रख दिया।
तो पॉजिटिव के पास यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कुछ लाइंस तो यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगी और कुछ लाइंस यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होंगी। ठीक है, एक दो लाइन एस डायरेक्ट भी जा सकती है। तो आपका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो कौन सा आंसर बनेगा, सी पार्ट। इस पॉजिटिव से शुरू हुई, इस नेगेटिव पे खत्म हो गई, फिर इस पॉजिटिव से शुरू हुई तो इस नेगेटिव पे खत्म हो गई, और कुछ इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव डायरेक्ट भी जा सकती हैं। तो आपका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी पार्ट।